बच्चों, पिछले दो लेक्चर्स में अपन ने सीड डोरमेंसी और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज सीड डोरमेंसी के जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो है, हालांकि वो सिलेबस में हमारे नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो छोटा सा लेक्चर है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। हालांकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ डोरमेंसी। ठीक है बच्चों। जो बीज है प्रसुप्ति दर्शाते हैं, ये हमने देख लिया, लेकिन उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा वो डोरमेंसी को प्राप्त करते हैं, तो उसी को समझाने के लिए कई मत दिए गए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला मत है बच्चों हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है। सेकंड है टेम्परेचर एंड गैसियस एक्सचेंज थ्योरी। थर्ड है मेटाबॉलिक कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी। ये थ्योरी हमें यह बताती है कि कुछ तो वृद्धि संदमक और कुछ वृद्धि प्रेरक जो पादप हार्मोन है, उनका अनुपात जो है वो यह निर्धारित करता है कि अमुक बीज का अंकुरण होगा या नहीं, अथवा वो डोरमेंसी में रहेगा, डोरमेंसी को दर्शाएगा, अथवा वो अंकुरण के लिए तैयार है। जैसे आपको पता है कि जो डोरमेंसी होती है वो एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन वगैरह जो हार्मोन है उनकी वजह से प्रेरित होती है। उसी प्रकार डोरमेंसी जो प्रिवेंटिंग जो हार्मोन है वो आपको पता है जिबरेलिन एसिड और साइटोकाइनिन वगैरह होते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड, ईटी, जीए और साइटोकाइनिन वगैरह है, इनका जो अनुपात है वो यह निर्धारित करेगा कि डोरमेंसी होगी या नहीं होगी। अगर एब्सिसिक एसिड और ईटी का अनुपात जो है कम है, किससे, जीए और सीके से, तो ऑब्वियसली जो है डोरमेंसी खत्म हो जाएगी और जो सीड है जो जर्मिनेशन को दिखाएगा। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड और ईटी का जो है रेशो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की बजाय ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो सीड है वो डोरमेंसी को दिखाएगा। ठीक, पहला कंसेप्ट ये हुआ हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी। ठीक, दूसरा है टेम्परेचर एंड गैसियस एक्सचेंज थ्योरी। ताप और गैसीय विनिमय सिद्धांत। ठीक है, ये क्या बोलता है, ड्यू टू सीड कोट कंडीशन अलोंग विद टेम्परेचर इंड्यूस्ड डोरमेंसी। जो सीड कोट है, बीज चोल की जो स्थिति है कि वो कठोर है, कैसा है वो, और तापमान, दोनों कंडीशन जो है वो डोरमेंसी को दर्शाता है। ठीक है। O2 डिफिशियंसी लीड टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बहुत आसान है। आपकी सीड कोड की जो कंडीशंस है वो इस तरह से की है कि आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में हम किसका बात करते हैं, O2 का। तो अगर O2 उस सीड को प्राप्त नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसका क्या हो जाएगा, संदमन हो जाएगा, उसका क्या है, इनिबिशन हो जाएगा। अगर O2 पर्याप्त मात्रा में बीज के अंदर नहीं जा रही है तो एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसका इनहिबिशन हो जाएगा। और इस जो
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, इसका इनिबिशन होने की वजह से क्या होगा, लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, अपेक्षाकृत कम जो है ऊर्जा का निर्माण होगा। और अगर कम ऊर्जा का निर्माण होगा तो ये तय है कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीड के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई? O2 नहीं गई, O2 नहीं गई, उसकी वजह से क्या हुआ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना काम नहीं कर पाया। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं कर पाया तो उससे क्या हुआ, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है बहुत कम हुआ। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर? ओके। थर्ड, मेटाबॉलिक कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, इसमें देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम ब्लॉक हम समझ चुके हैं, क्योंकि O2 वगैरह नहीं आएगी तो ये रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने एक नया एंगल दिया है, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ATP सिंथेटेज जो एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया के कारण क्या होगा, इस प्रक्रिया के कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स फेवर्ड एट लो ऑक्सीजन, ये सब कुछ कोलैप्स कर गया। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया इसका, तो उसका क्या होगा, जो कम उपस्थिति है उनमें जो वृद्धि संदमक है उनको मौका मिल जाता है अपना उत्पादन बढ़ाने का। अगर ये रेस्पिरेशन सिस्टम ब्लॉक हुआ, ATP सिंथेटेज ब्लॉक हो गया तो वृद्धि संदमक पदार्थ उनको चाहिए ही कम ऑक्सीजन, तो कम ऑक्सीजन हुआ तुरंत वो अपनी मात्रा में अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे और जो है सीड डोरमेंसी को दिखाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट में, ABA इनहिबिट्स द एक्टिविटी और ऑफ अल्फा एमाइलेज एंड प्रमोट PAL। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो किस प्रकार से सीड डोरमेंसी की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो बच्चों क्या करता है, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये अल्फा एमाइलेज जो है उसकी एक्टिविटी को संदमित करता है और PAL को प्रमोट करता है। अल्फा एमाइलेज क्या काम करता है बच्चों, पता होना चाहिए आपको, स्टार्च को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी और सीड का जर्मिनेशन होगा। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है इसको कर देता है इनहिबिट। ठीक है, और प्रमोट PAL। अब इस PAL की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, फेनिल एलेलिन अमोनिया लाइज। ये एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, इसकी मात्रा में ये वृद्धि कर देता है। ये जो PAL एंजाइम है बच्चों, ये मुख्यतः पादपों की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसमें प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो PAL बढ़ जाए तो आप ये मान के चलिए कि बीज का अंकुरण इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो क्या काम करता है ABA, अल्फा एमाइलेज है उसकी जो एक्टिविटी है उसको करता है इनहिबिट। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, जो PAL है, PAL जो एंजाइम है उसको कर देता है प्रमोट, तो इसकी वजह से सीड डोरमेंट ही रह जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज बोथ हाइड्रोलाइज पॉलीसैकेराइड इनटू सॉल्युबल शुगर्स। अल्फा एमाइलेज हो या बीटा एमाइलेज हो, दोनों क्या काम करते हैं, स्टार्च को जो है ग्लूकोज में सॉल्युबल शुगर है उसमें चेंज करने का काम करते हैं। बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि बीटा एमाइलेज जो है इज प्रेजेंट इन सीड प्रायर टू जर्मिनेशन। जो बीटा एमाइलेज जो एंजाइम है ये बीजों पे उपस्थित होता है कब, जर्मिनेशन से जस्ट पहले, जबकि जो अल्फा एमाइलेज होता है वो अपियर्स आफ्टर इनिशिएशन। जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, जब अधिक मात्रा में जो है स्टार्च से ग्लूकोज बनने की आवश्यकता होती है उस समय पे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, तो बीटा एमाइलेज जो है जर्मिनेशन से पहले और अल्फा एमाइलेज जो है जर्मिनेशन के तुरंत बाद अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होता है। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। सेकंड है बच्चों, ये एक एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम नहीं, पादप हार्मोन है वो सीड डेवलपमेंट या जर्मिनेशन की विभिन्न अवस्थाओं में जो है कौन कौन सा जो है पादप हार्मोन अधिकतम पाया था उसके बारे में बताया गया है। तो पहला हम देखते हैं सीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अर्ली स्टेज, सीड डेवलपमेंट की 3 स्टेज हैं, एक तो अर्ली स्टेज, एक मिड स्टेज और एक लेट स्टेज। ठीक है, तो जो सीड जो बच्चों हैं, बीजांड से आपको पता है बीजांड से बीज का निर्माण हो रहा है, तो
उस समय सबसे पहले की जो उपस्थिति है वो किसकी होगी, साइटोकाइनेन की। ठीक है, क्योंकि सीड का निर्माण चल रहा है, उसका विकास चल रहा है, तो उस टाइम पे उसकी निर्माण की प्रक्रिया ज़रूरी है। तो क्या अधिक मात्रा में होगा, साइटोकाइनेन, क्योंकि आपको पता है एक वृद्धिकारी हार्मोन है कौन, साइटोकाइनेन। तो अर्ली स्टेजेस में हमेशा साइटोकाइनेन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। जो इसकी मिड स्टेज होती है, सीड डेवलपमेंट की मिड स्टेज होती है बच्चों, उसमें जिब्रेलिन और इंडोल एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीजन का एक रूप है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सीड जब बनके तैयार हो गया और वो जर्मिनेशन करने को तैयार है, लेकिन पादप को आवश्यकता है किसकी, इस चीज़ की आवश्यकता है कि वो बीज अभी अंकुरित ना हो, वो बीज प्रस्तुति में ही रहे। इसलिए क्या होता है बच्चों, सीड जो डेवलपमेंट है उसकी जो आखिरी अवस्था होती है उसमें क्या है, एब्सिक एसिड जो एक वृद्धि निरोधी पदार्थ है उसकी मात्रा जो है बढ़ने लगती है। जहाँ पर भी एब्सिक एसिड आ गया इसका मतलब कन्फर्म है बच्चों कि जो है सीड जो है वो डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पादप हार्मोन का चेंज होता है। अर्ली स्टेज जो सीड डेवलपमेंट, सीड निर्माण के समय की बात है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होगी, साइटोकाइनेन की। उसके बाद मिड स्टेजेस वगैरह में जिब्रेलिन और इंडोल एसिटिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, और लास्ट में जब बीज पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, बीज अंकुरण के लिए तैयार है, लेकिन बीज अंकुरण नहीं दर्शाए और प्रस्तुति की तरफ जाए, इसलिए क्या उपस्थित है इसमें लास्ट स्टेज में, एब्सिक एसिड। ठीक, उसी तरीके से मुझे देख लीजिए जर्मिनेशन है सीडलिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो मान लीजिए यहाँ तक हो गया। अब बीज ने अपनी प्रसुप्ति भी भंग कर दी और वो जर्मिनेट हो रहा है और सीडलिंग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बीज जब अंकुरण होगा अधः स्तर से, मान ली मिट्टी में हमने किसी बीज को डाला तो उसका जर्मिनेशन होगा, तो उसकी अर्ली स्टेज में सबसे पहले क्या मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाएगा बच्चों, जिब्रेलिन एसिड। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्ररोव और मूल का निर्माण होगा, है ना। तो ये दोनों लगभग वही काम करते हैं। तो अर्ली स्टेज में, लेकिन फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जो अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हैं उसमें जिब्रेलिन अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और उसकी जो बाद की स्टेज है बच्चों उसमें क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब बच्चों एक छोटी सी और टॉपिक रखा है इसमें, आपके सिलेबस में सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड्स, जो आपने बीज प्रसुप्ति का महत्व पढ़ा था, लगभग वही महत्व है। ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 लेक्चर के द्वारा हमने सीड डोरमेंसी और उसके कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। धन्यवाद।